ई रिक्शा खड़ा करेंगे, उनको चार्जिंग पॉइंट मिलने चाहिए जगह जगह पे, कहाँ से करेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, उन ई रिक्शा वालों के बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप चलाई जानी चाहिए। आज हम बात करेंगे ई रिक्शा को लेकर, जहां दिल्ली सरकार ई रिक्शा के लिए एक समर्पित यानी रेगुलेशन पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें दिल्ली में चल रहे पूरे 1 लाख से अधिक जो गैर पंजीकृत ई रिक्शा चल रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने का काम किया है। अब इससे क्या उन रिक्शा चालकों के लिए ये राहत भरी खबर होगी या फिर नहीं होगी? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोज स्वराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस पॉलिसी को लाकर दिल्ली सरकार क्या उन ई रिक्शा चालकों को क्या राहत देगी या फिर नहीं। सबसे पहले मैं इसके कॉन्टेक्स्ट पे जाना चाहता हूँ कि ये आखिर पॉलिसी आई क्यों। कोई भी उठ के किसी भी ई रिक्शा वाले को मार दे रहा था, ई रिक्शा वालों के रिक्शे पलटे जा रहे थे, ई रिक्शा वालों के लिए से वसूली हो रही थी, ई रिक्शा वालों के साथ बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, वो बेचारे तड़प रहे थे, परेशान थे। और हमने कई वीडियो बनाई, हमने प्रशासन को कहा कि जब ई रिक्शा बिकता है तो बिगर पॉलिसी के कैसे बिकता है। जब ई रिक्शा मार्केट में आता है तो वो तो आदमी पैसा खर्च करके आता है, ना तो कोई पॉलिसी थी, ना नियम था, ना खाता, ना वही जो पुलिस वाला कहे वही सही, जो टीआई कहे वही सही। ई रिक्शा वालों को तो ऐसा समझ लिया था कि दूध निकालने की मशीन हो। पब्लिक भी उनको धक्का दे रही थी और कुछ ई रिक्शा वालों की भी कमियां थी कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। भाई वो तो अपनी जीविका कमाने आ रहे थे, कर रहे थे काम अपना। सरकार की जिम्मेवारी थी कि तुमने क्या बनाया उनके लिए। तुम कहते हो कि ई रिक्शा चौक कर देता है, जगह रास्ता रोक देता है ई रिक्शा, लेकिन भाई तुमने क्या ई रिक्शा वालों के लिए, ई रिक्शा वालों से जैसे टैक्स लिया जाता है, टैक्स का मतलब है जब ई रिक्शा बिकता है तो कुछ ना कुछ टैक्स तो लगता ही होगा, तो ई रिक्शा वालों को क्या तुमने कोई फैसिलिटी दी? अब ये नई पॉलिसी लेके आए हैं। पॉलिसी इसलिए लेके आए हैं कि इनकी थूथू होने लगी थी और ई रिक्शा वालों ने जब जिस तरीके से ई रिक्शा वालों ने अपनी आवाज़ उठाई, और ई रिक्शा वाला बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, उन्होंने कहा कि सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जब हमने वीडियो बनाए थे आपको पता है, और आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तरा समेट दिया है। ये जो हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनको अपनी रेखा पता लग गई है, उनको अपनी सीमा रेखा पता लग गई है। उनको पता लग गया कि ई रिक्शा वालों को अगर छेड़ेंगे, कानून से तो छेड़ सकते हैं, जब कानून बना देंगे कोई तो अगर बिगर कानून के उनके साथ मनमानी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि कानून के जरिए मनमानी की जाए या अपनी तरह से उनको मनवाया जाए। सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है या फिर कोई भी बिल लेके आती है, पहले उस पर डिस्कस किया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों की राय भी लिए जाते हैं। पर इस रेगुलेशन में ऐसा क्या है कि जिससे आपने तो रिक्शा चालक प्रकाश भाई आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही तो कहना चाहता था, कोई भी कानून आप बनाएं, वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं कानून, लोगों के लिए भलाई के लिए बनाए जाते हैं, समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जिसकी भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं क्या उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं आप? स्वराज क्या है? स्वराज का मतलब है जिन विषय के जानकार लोगों को लाओ, यानी सब्जेक्ट की जिनको नॉलेज हो, दिल्ली के ट्रैफिक की समझ हो, बड़े बड़े इंजीनियर लाओ, ट्रैफिक में जिन्होंने काम किया वो अधिकारी लाओ, जो जानते हैं कि ट्रैफिक को कैसे किया जाएगा, ई रिक्शा की जगह कैसे इस ट्रैफिक में दी जाएगी, क्योंकि ई रिक्शा की जरूरत है। ई रिक्शा के बगैर दिल्ली चरमरा जाएगी, क्योंकि वो बहुत वो जरूरत पूरी करता है जो कोई और अन्य व्हीकल पूरी नहीं कर सकता। आपके घर से मिलता है और आपको छोटी छोटी डिस्टेंस तक बड़ी आसानी से पहुंचाता है। लेकिन अगर आप स्वराज की बात करते हो, स्वराज का मतलब सबसे मिलकर, तो जो लोग भागीदार हैं, जिनके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, उनको बुलाया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तो फिर वैसे ही प्रोटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो कहेंगे हमने तो मांगा नहीं था। लोगों को समझाओ, लोगों को एजुकेट करो, लोगों को लिटरेट करो, लोगों को ट्रेंड करो, और फिर जाके पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करो। मैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि ये नई पॉलिसी ले आए, ऐसे नहीं। उसने के कौन था वो जिसने अपनी राजधानी बदली थी, और हम अक्सर इतिहास में उसका देते हैं, उदाहरण देते हैं कि भाई तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अभी राजधानी इधर बना ली, अभी राजधानी उधर बना ली। पॉलिसी बनाई है, लेकिन पॉलिसी के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी वायबिलिटी, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी फीजिबिलिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कम से कम लोगों को तकलीफ होकर, ई रिक्शा वालों को कम से कम तकलीफ के साथ उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ेगा। कहीं पॉलिसी ऐसी हो गई कि लाखों रुपया देके उसका ई रिक्शा ही चला गया बेचारे का, उसका ई रिक्शा आपने बाहर कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया, उनका ई रिक्शा बिकेगा। तो भैया ऐसा ना करा जाए।
पुराने ई रिक्शाज हैं उनको लाइसेंस दे दिया जाए, उनको भी ढंग से रखा जाए, उनको भी एडजस्ट किया जाए। किसी ने पुराना रिक्शा खोला, ये लोगों में डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा सरकार ऐसा करेगी, लेकिन लोगों के मन में डाउट है, संशय है, भय है, और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार के खिलाफ चला जाए। सरकार तो पंजीकरण का मौका दे रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी जो तमाम जो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, पंजीकरण की व्यवस्था, कमाल की बात करते हो, उसको लेकर भी तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है। कमाल की बात करते हो प्रकाश भाई। एक कागज पे मोहर लगा के पंजीकरण कर दिया आपने, उससे क्या बदला? पंजीकरण देकर तो क्या, अगर मैंने 500 रुपया शुल्क लगा दिया पंजीकरण का, तो क्या पैसा इकट्ठा करना सरकार का काम है क्या? क्या रेखा गुप्ता को अपनी झोली भरनी है जो इधर उधर पैसा खर्चा हो रहा है उनके प्रचार में, उस सब रिक्शे वालों से वसूला जाएगा? पंजीकरण के साथ क्या मिल जाएगा उसको? एक कागज मिल जाएगा, एक कागज पर मोहर लग जाएगी तो ई रिक्शे वाला दिल्ली में रिक्शा चला लेगा। अरे पंजीकरण से कुछ नहीं होगा। ई रिक्शा वालों को उनकी पॉइंट मिलने चाहिए, कहाँ पर वो ई रिक्शा खड़ा करेंगे, उनको चार्जिंग पॉइंट मिलने चाहिए जगह जगह पे, कहाँ से करेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, उन ई रिक्शा वालों के बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप चलाई जानी चाहिए, ई रिक्शा वालों के लिए को भी मान सम्मान दिया जाना चाहिए कि वो भी दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। जैसे ऑटो वालों को सम्मान देते हो आप और सबको सम्मान देते हो, सम्मान से कहते हो कि भाई ये हमारी जान है, दिल्ली की जान है। ऑटो दिल्ली की जान था एक टाइम पे कि भाई किसी भी पतली गली में घुस जाता था, कार वाला ओला ओवर आगे नहीं जा पाते, वो घर से उठा लेता है आपको। तो ई रिक्शा भी तो वही काम करता है। ई रिक्शा वाले को सम्मान की नजर से देखो, उसको रिक्शा ना कहो, उसको ए ई रिक्शा वाले नहीं कहे, उसको भैया कह के बुलाओ, उसको प्यार से बुलाओ, क्योंकि वो भी इंसान है। उनके चार्जिंग पॉइंट की आपने बात की, अगर मैं ज़्यादातर देखूं तो कई सारी झुग्गी बस्तियां ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं उन्हीं झुग्गी बस्तियों से वो लोग आते हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, और ये भी देखा जाता है कि चार्जिंग की बड़ी दिक्कत होती है, और इसीलिए सरकार कह रही है कि वो पंजीकरण करें, जिससे कि हम पंजीकरण की व्यवस्था के थ्रू उनके लिए एक चार्जिंग पॉइंट बनाएं, और चार्जिंग पॉइंट वो सुव्यवस्थित। मेरी बात बताओ, पंजीकरण से क्या हो जाएगा? पंजीकरण तो करते रहो, पंजीकरण से इसका क्या लेना देना है? रिक्शा जब बेचा था आपने, जब उसने बेचा तब पंजीकरण नहीं हुआ था, बिका था रिक्शा। पंजीकरण तो एक बहाना मात्र के, दोबारा से फिर से रजिस्टर कर रहे हो उसको। रिक्शा तो रजिस्टर्ड होगा, कहीं ना कहीं उसका बिल कटा होगा, उसे टैक्स वसूला होगा, तो रिक्शा तो कहीं ना कहीं से लिस्ट होके आ ही रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज्यादा कागज पे दिखाने की बजाय धरातल पे उतारो। आप लगाओ, किसने रोका है? बिगर पंजीकरण के लगाओ। आप कोई भी रिक्शा लेके आए, अपना चार्ज करे, ये सेफ पॉइंट है, सेफ पॉइंट बना दो, झुग्गियों के पास बना दो सेफ पॉइंट। भाई तुम नहीं बनाओगे, आदमी तो जुगाड़ करेगा ही अपना, वो तो कटिया डाल के करेगा, तार लगा के करेगा, उसे तो अपनी रोजी रोटी कमानी है। अगर तुम नहीं दे पाओगे तो वो खुद से करेगा, एक्सीडेंट की गुंजाइश रहती है। तुम ऐसी व्यवस्था बना दो कि लोग वो करें ही ना, घर पे चार्ज ही ना करें, बाहर जाएं आराम से करें। जब तुम कुछ दे नहीं रहे हो, और ई रिक्शा की जरूरत है, दिल्ली सरकार का या दिल्ली की गवर्नमेंट का ई रिक्शा को सिस्टमाइज करने की जो बात कर रहे हैं, उसे वो ई रिक्शा लाने का उनका वो नहीं है कुछ, उनका क्या बोलते हैं, योगदान नहीं है कुछ। ई रिक्शा तो लोगों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना सिस्टम डेवलप किया। उन्हें पता था कि यार वो साइकिल वाला रिक्शा बड़ा बेकार था, लोग कोई एक आदमी बैठा है, एक आदमी खींच रहा है, अच्छा लगता था क्या? एक मशीन है, उसका भी सम्मान है कि मशीन चलती है, वो बटन दबाता है, बैटरी से वो चलता है, वो भी आराम से बैठता है, उसके ऊपर छत भी है। ई रिक्शा के पुरानी रिक्शा में छत भी नहीं होती थी, होती भी थी तो रिक्शा वाला भीगता रहता था, सवारी बच जाती थी, आधी छत होती थी उसके अंदर, सवारी के भी पैर भीग जाते थे। अभी बारिश है, धूप है, सब में ई रिक्शा वाला कम, एक सम्मान एक रिक्शे वाले से आपने उसका जीवन स्तर उठाकर ई रिक्शा वाला का इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लाए, उसकी स्थिति अच्छी की, वो कमा अच्छा रहा था, वो अच्छा, सबका फायदा था। उस रिक्शे वाले का भी फायदा कि 5 सवारी शेयर सवारी लेके जाता है, 4 सवारी लेके जाता है, 4-5 जो भी आप अलाउड करते हो। पहले वो एक ही सवारी बैठती थी, सवारी महंगा पड़ता था, रिक्शे वाले को मेहनत लगती थी, कम कमा पाता था। अब जल्दी थोड़ा तेज होता है, जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ई रिक्शा के तो 1000 गुण हैं। आपने चाइना नहीं देखा, सारा जो छोटा मोटा व्हीकल है सब इलेक्ट्रिक है। और अभी आप देख रहे हो कैसा हॉर्मुज में हो रहा है, कोई तेल नहीं मिलेगा, आप डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। इनके दिन गए, टाटा बाय बाय, डीजल गया, पेट्रोल गया, क्योंकि अब लड़ाई ईरान करेगा, फिर लड़ाई अमेरिका करेगा, और अमेरिका ने अगर ईरान को मार के हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लिया तो अमेरिका टैक्स लगा देगा, नहीं तो ईरान टैक्स लगा देगा, तेल तो बढ़ेगा, और ये लड़ते रहेंगे। यानी देश में, दुनिया में तेल का संकट आने वाला है, और तेल का संकट आएगा तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो तेल पे चल रहा है, ऑटो चल रहा है, ओला चल रही है, उबर चल रही है, ये कई गुना महंगे हो जाएंगे। और जो आसपास के डिस्टेंस के लिए फिर कौन आएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी हाल फिलहाल हमारे पास कौन है? तो ई रिक्शा पे और बोझ पड़ने वाला है।
तो ई रिक्शा के लिए स्टैंड बनाने पड़ेंगे, ई रिक्शा के लिए पॉइंट बनाने पड़ेंगे, पुलिस वाले को बोलना पड़ेगा ई रिक्शे वाले को तंग नहीं करना है, ई रिक्शा वाले के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, ई रिक्शे वाले की ट्रेनिंग भी कर दो, उसको बुलाओ और ट्रेनिंग। मैं तो कहता हूं अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होता तो जितने ई रिक्शा वाले हैं उनको बुलाता और कहता मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेता, उनको प्रतिदिन 1000 रुपये प्रति हर ई रिक्शा वाले को देता, प्रतिदिन 1000 रुपये। क्यों नहीं आएगा ट्रेनिंग करने के लिए? एक लड़का है उसको 1000 रुपये तो कमाता है दिन में ई रिक्शे वाला, वो क्यों चला जाता है कि मैं एक ट्रेनिंग में जाऊंगा, उससे अच्छा तो 1000 कमा लूंगा। मैं दिल्ली सरकार में बैठा हूं, मैंने कहा आ मेरे पास, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री मनोज सुराजी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैं कहूंगा आ मेरे पास ट्रेनिंग कर। कैसे करेगा कि ट्रेनिंग करेगा तू, मैं सिखाऊंगा तुझे और 1000 रुपये भी दूंगा। मैं 15 दिन की ट्रेनिंग रखता ई रिक्शा वाले के लिए, अच्छे इंस्ट्रक्टर रखता, एक जगह रखता और प्रतिदिन 1000 रुपया देता, उसको 15 दिन सिखाता। सिखाने के बाद यानी मेरी टीम सिखाती, मैं मुख्यमंत्री होता तो वो सिखाते और उसको 15,000 रुपये भी देते। क्यों नहीं सीखता? और हो सकता तो मैं उसको लोन दिला के वहां से ई रिक्शा भी दिला देता। अरे ई रिक्शा भी दिला देता, उसी 15,000 को जमा करके ई रिक्शा दिला देता। सरकार पॉलिसी बनाए ना, ई रिक्शा को बढ़ाए, ई रिक्शा बहुत जरूरी है इस दिल्ली के लिए। तो आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके पास इंटेंशन नहीं है, आपके पास सिर्फ नाटक करना है, हम पॉलिटिशियन हैं, हमने पॉलिसी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया। इंटेंशन बहुत जरूरी है, वेलफेयर की इंटेंशन होती नहीं है जब तक, तब तक काम नहीं होता। और कोई भी आदमी, देखो मैं लगातार बोले जा रहा हूँ प्रकाश भाई, आपको लगेगा कोई, देखो भाव निकल के आता है। कोई भी आदमी कहते हैं ट्रेनिंग करने नहीं आ रहे, अब ये कल को बहाना मारेंगे ई रिक्शे वाले तो आते ही नहीं ट्रेनिंग करने। भाई आएगा क्यों? उस ट्रेनिंग के साथ कुछ जोड़ दो, वो कहेगा क्यों, वो क्या सिखाएगा हमें। और ट्रेनिंग वाला भी जो सिखा रहा है ना, वो भी क्या करेगा, वो भी टाइम पास करेगा, तनख्वाह चाहिए मुझे, छोड़ो ना, ना आए वही बढ़िया, वो भी काम से बचेगा। लेकिन सबका ट्रेनिंग वाले को सैलरी पे न रखे, उससे जोड़ दो। ई रिक्शा, जितने ई रिक्शा वालों को सिखाएगा उसके हिसाब से उसको पैसा दो, तो वो भी चाहेगा कि लोग आए। भाई लोगों को जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी, आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें लोग जिम्मेवारी अपनी माने और उस जिम्मेवारी के बदले में उनको कुछ मिले भी। जो दावे आप कर रहे हैं वही दावे सरकार भी करती हुई नजर आई, उनकी सुरक्षा को लेकर हो या फिर जो चार्जिंग की बात, सरकार तो बहुत दावे करती है, हाँ वही झुग्गी वही मकान, वही झुग्गी वही मकान, तोड़ दिए सबके मकान। अरे सरकार की छोड़ो तुम, ये सरकार नहीं है, ये नाकार है, नक्कारा लोग हैं। ये सिर्फ कागज बनाते हैं, कागज के पन्ने भरते हैं ये, और पॉलिसी बनाने की इंटेंशन नहीं होती। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोरोना आ गया तो ठीक है, मार मार के पब्लिक को अंदर कर दिया, फिर बाद में कहा जी कोरोना का बाहर निकाल दिया, कभी लॉकडाउन लगा दिया, कुछ लगा दिया। ये लोग सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं। बसों में रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया कि एक सीट छोड़कर एक सीट बैठेंगे। साला बस के दरवाजे के सब मिल मिल कर घुस रहे हैं और वहां पे कोई डीएम आएगा, कोई पुलिस वाला आएगा, कोई बड़ा अधिकारी आएगा, वो नियम बना देगा। इनको धरातल का कोई ज्ञान नहीं है। जमीन से जुड़े हुए लोग चाहिए नेतागिरी में, हवाई नहीं चाहिए, जिनको कोई विषय की जानकारी नहीं है। जमीन से घिस के आएगा। जो ई रिक्शा की नीति कोई बनाए तो ई रिक्शा चलाने वाला बनाए, उसमें से ही कोई व्यक्ति निकल के आए, लीडरशिप निकल के आए, वो जानता है कि उनकी समस्या क्या है। दिल्ली में बैठी या संसद में बैठी हुई या विधानसभा में बैठी हुई नेता नहीं जानती है कि ई रिक्शा की प्रॉब्लम। उसने कभी, रेखा गुप्ता ने ई रिक्शा नहीं चलाया है, ई रिक्शा तो उसने चलाया, उस माना वो ई रिक्शा चलाया, वो अपनी समस्या बता सकता है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या चाहिए। एक आईएएस बैठ गया, ई रिक्शा वालों की ये समस्या होती होंगी, उसने एक कहानी लिखी, उस कहानी पे पॉलिसी बन गई। उस ई रिक्शे वाले का सर्वे होना चाहिए था, भैया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इस रूट पर क्या प्रॉब्लम है। उसको सबका डेटा इकट्ठा करना चाहिए था, उसको कंपाइल करना चाहिए था, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए थी। कुछ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है। हम जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हमें पता है कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर एनालिसिस होती है, फिर डिजाइन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ तो कुछ नहीं है साला, यहाँ तो एक पॉलिसी आ गई, कल अखबार में पढ़ा पॉलिसी आ गई। भाई क्या आ गई, कहाँ से आ गया? अरे बच्चा भी पैदा होता है तो साला 18 साल में सरकार वोटिंग का राइट देती है, और ये तो बच्चा पैदा हुआ और तुरंत भागने लगा। क्या क्या है ये, क्या है ये? सब नहीं चलना चाहिए। देश के अंदर विनाश हो रहा है, कोई भी कुछ ला रहे हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं, इंटेंशन सही नहीं है। ई रिक्शा वाहनों को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी देखा जा रहा है। जिस तरह से बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है, वहीं इसको भी उसी तर्ज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश भर में आने वाले समय में एक नए रूप में ई रिक्शा वाहन और ई रिक्शा चालक दिखेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? सर पहले तो आपकी स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लगती। आप प्रकाश भाई कभी कभी सरकार के फेवर बोल जाते हो। सरकार कुछ नहीं बढ़ाती है, मार्केट तय करता है। ई रिक्शा की जरूरत थी, ई रिक्शा बढ़ गया, लोगों को जरूरत थी, सस्ता था, कंपैटिबल था, आराम से रोजगार दे रहा था, किसी को रोजगार दे रहा था, किसी को सस्ती सवारी, सस्ता ट्रांसपोर्ट का माध्यम दे रहा था, इसलिए बढ़ गया। सरकार का कोई योगदान नहीं है। लोगों ने
किया है? कहीं चाइना में बनता होगा ई रिक्शा, वहां से कोई इंपोर्टर ले आया, वो यहाँ आके ले लिया, यहाँ सरकार ने कह दिया चलो चला लो, क्या ही होगा। और लोगों ने उसके उपाय देके उसने छोटे छोटे दुकानदारों ने खरीदा, यार इसमें मेरा सामान भी चला जाएगा। ई रिक्शा बड़ी काम की चीज होगी उनके लिए, कम खर्चे में और बहुत सारी चीजें होगी, तो उन्होंने अपने आप बना लिया। अब सरकार कह रही है मैं प्रमोट करूंगी, सरकार तो उसको रेगुलराइज करे और अच्छी पॉलिसी बनाए और लोगों से बात करके बनाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालकों को लेकर जो जिस तरह से लगातार जो बयान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये हलचल मचेगी कि किस तरह से ई रिक्शा चालकों को लेकर लगातार जो पॉलिसी लाई गई है उस पॉलिसी में क्या क्या इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर होने चाहिए, क्या इंतजाम उनके लिए करने चाहिए, ये बताया मनोज स्वराज जी ने। और आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ।